हम यहाँ बात कर रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन की, क्योंकि चंद दिन ही बस बाकी रह गए। 21 तारीख को वोट डाले जाएंगे और सियासी पारा अपने पूरे उरूज पर है। 24 तारीख को नतीजे आएंगे और ये पता चल जाएगा किस में कितना है दम। हालांकि तस्वीर बहुत हद तक साफ नजर आ रही है और ये पता चल पा रहा है कि किस में कितना दम है, लेकिन इंतजार तो 24 तारीख का करना होगा। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं लगातार हैं। तो अब आपके पास अपने कामों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है, जब जाके आप उनको बताते हैं कि देखिए 5 साल में हमने ये किया है। महाराष्ट्र में तो इससे भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो आपके पास और कई टर्म का आपके पास एक्सपीरियंस है, जहां आप जाके ये कह सकते हैं कि भाई इतने सालों में हमने आपको ये दिया है। लेकिन फिर भी मुझे बताइए कि वो लिस्ट जो है वो आखिर आपने छिपा के कहां रखी हुई है, क्योंकि रैलियों में तो वो नजर नहीं आ रही है। जी, लिस्ट मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को लिस्ट अपनी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये जो वहाँ की आम जनता है उनके दिमाग में है, वो खुद देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी आज तक जितने भी इलेक्शन हम जीतते आए हैं उसमें हमने मैनिफेस्टो में जो भी चीजें डाली हैं उनको पूरी तरीके से कोशिश की है कि वो पूरी तरीके से जो है सार्थक रूप से लोगों के सामने, लोगों के पास, लोगों के बीच वो सारी चीजें पहुंचे। और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें कितनी और हम लोग उसमें जो भी नए मैनिफेस्टोज आते हैं तो उसमें और जो चीजें जोड़ी जाती है या जो चीज बाकी रह जाती है उसको और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट में लाने के लिए ये कोशिश रहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी लिस्ट को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में, केंद्र में, सारी जगहों पर किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर रैलियों में वहां के शीर्ष नेता अगर जा रहे हैं, वो जाके ये तो कहेंगे ना कि भाई 5 साल में हमने आपको ये दिया, इसलिए आप हमें फिर से वोट करिए ताकि हम इससे बेहतर करें। जी बिल्कुल, और ये तो हो ही रहा है। मुझे नहीं लगता कि यही नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, सारी रैलियों का तो लेखा जोखा यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान रही है, वो देख रही है। किया जा रहा है, कांग्रेस को कहा जा रहा है दम है तो 370 की बात करके दिखाओ, दम है तो ये बात करके दिखाओ कि हमारे। वो देखिए कहीं भाषणों के बीच में कोई लाइन ऐसी आ जाती है, कभी इस विषय को, कई सारे विषयों पर जब भाषण होता है तो उसमें बीच में ये सब आ जाते हैं, तो क्या होता है कि आप लोग जो है उसी विषय को ज्यादा उठा लेते हैं। लेकिन आम जनता से जुड़ी हुई जो बातें हैं, आम जनता के विकास को लेकर जितनी बातें हैं, उन सब बातों को लेकर ही सारी रैलियां हो रही हैं। लेकिन इसमें कुछ एक मुद्दे जब आ जाते हैं, भाषणों के बीच में बोलना होता है, कई सारी बातें बोली जाती है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप उन्हीं चीजों को ज्यादा फोकस करके अगर उसको हाईलाइट करेंगे तो वो लोगों को ज्यादा दिखाई देगी। माधवी जो बोलना चाह रही हैं वो खुल के नहीं बोल पा रही हैं। वो प्रधानमंत्री के किसी भी स्टेटमेंट को इतने हल्के में बताने की कोशिश कर रही हैं कि बातों की बात में ये क्रम में ये निकल गया। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। वो धारा 370 और 35A का जिक्र कर रहे हैं तो उसके अपने मायने। देखिए धारा 370 को लेकर वाकई इसके मायने हैं और आज उसके ऊपर में पूरी तरीके से फैसला लिया जा चुका है और जनता ने इसका स्वागत भी किया है। तो क्यों नहीं? में आर्थिक मंदी की वजह से लोगों की नौकरियां चली जाती है, उसके बारे में चर्चा क्यों ना जाए? महाराष्ट्र यदि बारिश में डूब जाए उसके बारे में चर्चा क्यों ना करी जाए? हम कह रहे हैं कि यदि आप अस्थायी रूप से यदि किसी राज्य सरकार के चुनाव में लड़ रहे हैं तो उसमें केंद्र के जो अपनी उपलब्धियां हैं उसको भी यदि गिनाने का प्रयास करें। हम चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि केंद्र के सहारे ही या मोदी जी के जो ऑरा है ऊपर से। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी किसी राज्य के सीएम नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री होने के नाते जब वो रैलियों को संबोधित करते हैं तो वो राष्ट्रीय मुद्दों को ही ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन वहाँ की आम जनता के साथ में जब वहाँ के लोग, जो स्थानीय नेता और जो कैंडिडेट जब वो जा रहे हैं उनके बीच में, तो वो स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। केंद्र सरकार के उपलब्धियों के बहाने यदि चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो आप हमें ये बता दीजिए कि कितना बुलेट ट्रेन दौड़ा दिए, कितना स्मार्ट सिटी हमने बना दिए, कितने नए कॉलेज खोल दिए, कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। जो आपके पुराने वादे हैं उसी वादे की बात कर ले हम। अभी यदि राम मंदिर की बात यदि चर्चा चल रही है 2 मिनट के लिए, इसको भी हम बीच में लाना चाहेंगे। यदि ये आपके मैनिफेस्टो में किसी जमाने में हुआ करता था, आज आप कोर्ट के ऊपर निर्भर हो गई हैं, तो कन्नी काटना तो कोई भारतीय जनता पार्टी बातें करते करते आप खुद ही राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, जबकि राज्य के चुनाव की बात हो रही है। राष्ट्रीय बहाने ही या उसी के सहारे ही राम मंदिर का विषय में बात कर रहे हैं, तो आपने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर खुद ही स्थानीय मुद्दे पे बात कर लें। तो स्थानीय आप हरियाणा की बात कर रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही हैं। आप मुझे हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा जो है वो हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा जो भ्रूण हत्याएं होती थी वो हरियाणा में होती थी, आज उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई गई है ना। प्रधानमंत्री जब अपना वक्तव्य देंगे तो वो राष्ट्रीय मुद्दों के विषय में ही बात करेंगे। आप भी जब मुझसे प्रश्न कर रहे हैं तो आपने राष्ट्रीय मुद्दों को ही उठाया, क्यों आप मुझसे पूछ रहे हैं? हम हरियाणा की बात करने लगते हैं। संजीव जी, क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरह से अपोजिशन वीक है
और अपोजिशन उस तरह से नजर नहीं आ रहा। उनके पास बहुत मुद्दे हैं, वो चाहे तो सरकार को बहुत सारे मुद्दों पर घेर सकते हैं, जाहिर सी बात है, एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। लेकिन आप ये देखें कि एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन है ही नहीं। प्याज के दाम आप देखें कहां बढ़ रहे हैं। आप मुंबई में देखें, महंगाई की बात कर ले, जिस महंगाई पर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा था, आज उसके पास भी ये मौका है। यही बात तो मैं भी कहना चाह रहा हूं। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों और अपने नीतियों की वजह से जितना पताका फहरा रही है, उससे ज्यादा विपक्ष के नकारेपन की वजह से पताका फहरा रही है। विपक्ष यदि मजबूत हो जाए, विपक्ष यदि एकजुट हो जाए और मुद्दों को पकड़ के यदि वो सड़कों पे आ जाए, एकजुट होने की कोशिश नहीं की थी? क्या लोगों के पास में नहीं गए थे? इन्होंने हाथ अपना एक दूसरे के साथ मिलाकर स्टेज पे खड़े होकर पूरे देश के विपक्ष को जो एक होने का आह्वान सारे नेता कर रहे थे, लेकिन उसमें आपस में इतनी द्वंद्वता थी, लोगों को कोई पता ही नहीं चल रहा था कि इनकी लीडरशिप किसके हाथ में है। कब नहीं, विपक्ष को लेकर ही तो पूरी जनता ने देखा है कि वही लोग विपक्ष के एकजुट हुए थे, जिन लोगों को जनता पूरी तरीके से नकार चुकी थी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आप ये बताइए कि महंगाई क्या मुद्दा नहीं है? आज यही कारण है कि सारे मुद्दों पर क्लियर होने के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और जनता अपना आकलन स्वयं करेगी कि किनको उनको स्थापित करना है। माधवी जी, क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या जीडीपी मुद्दा नहीं है? क्या जाति नौकरियां जो है वो मुद्दा नहीं है? आज आप देखें 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो अगर प्याज मिल रही है, टमाटर अगर 80 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या आम लोगों के लिए मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा बनाने ही नहीं दे रहे हैं इन चीजों को जी? कोई किसी पे लगाम नहीं लगाता, कोई किसी पे लगाम नहीं लगाता है। अगर विपक्ष को लगता है कि मुद्दों को मुद्दा बनाया जा सकता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोक के रखा हुआ है? क्यों नहीं वो मुद्दा बनाते हैं? लेकिन जनता को भी आकलन करने दीजिए। दूसरी बात ये है कि आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं उसी का आपको जवाब दे रही हूँ कि विपक्ष को जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष को हमने रोक दिया, हम मुद्दा बनाने नहीं दे रहे हैं, तो विपक्ष क्या एक बार पूरा एकजुट होकर आह्वान नहीं किया था कि हम लोग सब मिलकर मोदी जी के सामने लड़ेंगे? क्या लोगों ने उनको नकारा नहीं पूरी तरीके से? आप देखिए इतिहास को उठा के, ज्यादा दिन की पुरानी की बात नहीं है देखिए, बात की दूसरी दिशा में चला जाएगा। सारे के सारे मतलब एक जैसे मौसेरे भाई बनकर पूरा भी आपको हम, यदि आप चाहेंगे तो उसमें भी हम 2 मिनट का समय हमें मिलेगा तो वो भी बता देंगे। मायावती क्यों चली गई उस पूरे सिनेरियो में से, वापस क्यों बाहर निकल गई? विपक्ष का विषय है, वो आप उनसे मायावती विषय है ना, आपके पास भारतीय जनता पार्टी केवल काम करने में मिली करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम को सही तरीके से कर रही है और ये आप लोग जनता कर रही है, शायद यही कारण है। अनिल गर्ग जी, लेकिन सवाल ये है कि जब भी हमने देखा है कि जब भी विपक्ष अपोजिशन कोई सवाल उठाता है या सरकार से कोई सवाल उठाता है, तो उसे सीधा पाकिस्तानी करार दे दिया जाता है। क्या आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? इन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने जो बात की, देखिए पाकिस्तान में कोर्ट की जा रही है। तो क्या राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में कोई फर्क नहीं रह गया है? आपको एक चीज मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, अभी कौशिक जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जिन मुद्दों की बात कर रहे थे कि वो चर्चा क्यों नहीं बन रही, देखिए ऐसा होता है, विपक्ष जिस बात को उठाता है, सत्ता पक्ष उसी बात का जवाब देता है। जब विपक्ष राफेल की बात करेगा तो फिर राफेल पे ही जवाब आएगा। जब बार बार भारतीय जनता पार्टी, अभी तो राफेल की कोई बात की नहीं गई है। राफेल की बात की ना, आम चुनाव में राफेल मुद्दा उठाया गया था। राहुल गांधी ने अभी भी राफेल की बात की, राफेल को जो प्राप्त करने रक्षा मंत्री गए उसकी बात की, उन्होंने जो पूजा की उसकी बात की। अब जब आप राफेल पे बात करेंगे, सुनिए सर, आप जो बोले थे मैं बोल नहीं रहा था, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात आपने की धारा 370 की बात क्यों होती है, राम जन्मभूमि की बात क्यों होती है? आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब पहले से अपना सबसे पहला मैनिफेस्टो बनाया था तो उसमें 3 मुद्दे उनके बड़े जो दूसरी पार्टियों से अलग थे वो थे, धारा 370 था, राम जन्मभूमि था और कॉमन सिविल कोड था। आपको जरूर ध्यान होगा, आप बड़े अच्छे विश्लेषक हैं। आप ये देखिए उन 3 मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्या रखा, क्या उसको ना कहे? 370 पे उन्होंने क्या किया? राम मंदिर पे जो आप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने तो प्रण लिया था, आज भी उनका प्रण है, लेकिन जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, क्या उसके खिलाफ वो बयानबाजी शुरू कर दे? आपको लगता है कि उसको करना चाहिए? नहीं, अगर SC/ST एक्ट के खिलाफ अगर अमेंडमेंट लाकर किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को अपना दिया हुआ डिसीजन वापस लिया जा सकता है, तो ये भी किया जा सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, SC/ST एक्ट में उन्होंने अमेंडमेंट कब लाया? जब उनका वर्डिक्ट आ गया था। इस पे जो वर्डिक्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी, मैं मान के चलता हूँ, राम मंदिर के मुद्दे पे भी उतने ही कमिटेड है। अगर उसको लगता है कि इस पे भी हमें कुछ बदल करने की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है वो एक्शन ले, लेकिन बिना निर्णय आए पहले से वो टिप्पणी शुरू कर दे, ये कहां की समझदारी है? रही बात कॉमन सिविल कोड की, जब ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल लेके आए, आप मुझे बताइए, ट्रिपल जो कॉमन सिविल कोड था उसकी भी यही बात थी ना कि जो इसकी धाराएं वो सब धर्मों पर लागू हो। ट्रिपल तलाक को लेकर 8 करोड़ मुसलमान जो हमारी बहनें माता हैं
उनको लाभ नहीं पहुंचा क्या? ये मुद्दे सिर्फ इतने बताने के लिए कि जो हमने आज तक जिस बातों से हमने कमिटेड थे, हम उस पर काम कर रहे हैं और जब जब मौका मिलेगा हम इस पर काम करेंगे। रही बात आपकी कि महंगाई मुद्दा नहीं बन रहा, बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन रहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं मुद्दा नहीं बन रहा, ये मुद्दे कौन बनाएगा? जिसका मुद्दा बनाने की जिम्मेदारी है वो खुद राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करें, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि इस पे हम क्या कहें। और तीसरी बात है कि दोनों शासन, मैंने पहले ही कहा था कि देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल जी दोनों ने पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला, 5 साल तक शासन किया। जनता उनके शासन पे ही वोट देने वाली है। आप कुछ भी कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है, कांग्रेस कुछ कह रही है, इसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आज भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, आप ये देखिए अनिल जी आप ये देखिए, हमने आम चुनाव में तमाम चीजें बदलती देखी, हमने पुलवामा और बालाकोट के बाद चीजें बदलती हुई देखी। हमने ये देखा कि किस तरह से पूरी एक तरीके से जो जनता के, आम जनता के जो मुद्दे थे जिनको उठाया गया था, ऐसा नहीं कि विपक्ष नहीं उठाया था, वो बिल्कुल एक तरह से लगा उस पर जैसे जनता ने वोट ही नहीं किया है। आप बार बार कह रहे हैं एक बात, अभी आपने कहा कि ये मुद्दे उठाए गए थे, जनता ने उस पर वोट नहीं किया। मेरे काबिल दोस्त कौशिक जी कह रहे हैं कि ये मुद्दे उठाए ही नहीं जा रहे। आप पहले तय तो कर रहे हैं कि मुद्दे उठाए जा रहे हैं या उठाने नहीं जा रहे। स्पष्ट करते हैं ना। टॉकिंग अबाउट टुडेज सिचुएशन, मैं बात कर रही हूँ आम चुनाव की कि तब उठाए गए थे, तब ये बात हुई थी। हम स्पष्ट कर रहे हैं। आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि दोनों जगहों पे यदि जिस पार्टी की सरकार है, जनता उनके कार्यों की समीक्षा करेगी और उसके आधार पर वोट देगी। मेरा मानना यह है कि भारत देश की जो जनता है वो जनता इलेक्शन के वक्त में किसी और मूड में रहती है, और उस वक्त जो सबसे ज्यादा समझदार, और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा समझदार आज के वक्त में देश में कोई पार्टी नहीं है। जो ट्रैप बिछाने में इससे माहिर तो कोई पार्टी ही नहीं है। विपक्ष 2 मिनट के अंदर में उस ट्रैप में, जाल में आ जाना है और मूल मुद्दे से उसे भटक जाना है। सवाल ये है, आप तो भारतीय मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। बात क्या है कि आप उसको कोई भी बदला लेता नहीं साहब। भारतीय मतदाता बहुत जागरूक है और बहुत सोच समझ कर वोट करते हैं। नहीं, मैं आपसे यदि आपको रोजगार के ऊपर, यदि बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर आपको चुनाव लड़ना था, तो पुलवामा कांड के शहीदों का पीछे फिर पोस्टर लगा के आपको वोट नहीं मानना था। फिर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात सुनिए। उस समय का समय आपको दोबारा वापस याद दिला दूं। पुलवामा की बात क्यों की उन्होंने? इसलिए कि विपक्ष ने पुलवामा अटैक पे भी पुलवामा पे सवाल खड़े किए, बालाकोट पे सवाल किए, एयर स्ट्राइक पे सवाल किए, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल। जब आप कोई सवाल करेंगे तो जवाब देंगे। क्यों नहीं किया जाएगा? वही तो मैं जब सवाल किया जाएगा जवाब दिया तो उसमें आपत्ति क्यों है? जो जनता है वो पूरी तरीके से भारतीय देखिए, आप खुद कंफ्यूज हैं। आप ये कह रहे हैं कि सवाल तो होंगे लेकिन जवाब ना मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कह रहे हैं कि सवाल कब किए गए? आप पहले तय कर लीजिए कि सवाल होंगे तो जवाब चाहिए या नहीं। कब खड़े किए गए? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, सवाल कब खड़े किए गए? जब देश के रक्षा विभाग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा जाता है कि हमें जो टारगेट मिला था, हम गए टारगेट पे, हमने अपना काम किया, वहां से वापस आए, कितने मरे, कब मरे, कैसे मरे, इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। आप मुझे बताइए, वो बात तो सुन लीजिए, वो बताना शुरू कर दिया कि 250 मार दिया, 400 मार दिया, 300 मार दिया। किसने की थी? क्या भारतीय जनता पार्टी या उसके नेताओं ने की थी? नहीं, सेना के अधिकारियों ने की थी। आप उस पर सवाल खड़ा करें। 250-300 किसने मारा, ये किसने कहा था? मैं आप आधी बात पर आप आंसर करना शुरू कर देते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि जब ये बात सामने आई कि 250 मारे गए, हमने 300 मार दिया, हमने 400 मार दिया, तब विपक्ष ने पूछा कि आप एक फिगर बताइए तो सही कि आखिर आपने मारा कितना, कहां मारा, कैसे मारा, आप बताइए तो सही। क्यों ना सवाल किया जाए आपसे? जब आप 300 बताएंगे, कोई 250 बताएगा, कोई 200 बताएगा, कैसे ना पूछा जाए आपसे? आप मुझे बताइए क्या मैकेनिज्म हो सकता है वहां गिनती करने का? वहां पे मैकेनिज्म जो था वो था कि मोबाइल सेट कितने आंसर हो रहे हैं। चलिए बात ये छोड़िए, लेकिन मेरा सवाल ये जरूर है माधवी जी, क्या सरकार से सवाल पूछना क्या अब किसी तरह का कोई गुनाह हो गया है? क्योंकि अगर सवाल पूछा जाए तो या तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है, या फिर उसे कांग्रेसी बना दिया जाता है, या फिर उससे कहा जाता है कि इतने बड़े मसले पर आप इस तरह से सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? भाई डेमोक्रेसी की तो यही खूबसूरती है ना कि चेक एंड बैलेंस रखा जाए, सरकार से सवाल पूछा जाए, ये कहा जाए कि आपने जो वादे किए थे भाई उनका क्या हुआ, कम से कम उसका जवाब तो दीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी देश की जो खूबसूरती होती है और देश का विकास जो है वो विपक्ष और पक्ष के दोनों के हाथ में होता है। एक सशक्त मजबूत राजनीति मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए, और राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो विपक्ष का भी एक पूरी तरीके से किरदार होता है कि वो किस तरीके से देश के जनता की जो विषय में है किस तरीके से मुद्दों को बनाए और मुद्दों को उठाए।
किसी तरीके का कोई बैरिकेटर नहीं लगा हुआ है, किसी ने किसी पे कोई रोक नहीं लगा के रखी है, किसी ने किसी को बांध के नहीं रखा हुआ है। उनके पास में पूरा समय है। पूरे विपक्ष ने आह्वान किया, आए सब साथ में, उन्होंने प्रश्न किया, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सरकार ने दिया। कहीं पे कोई रोक नहीं लगा के रखी कि आप ये कर नहीं सकते, डेमोक्रेसी यही है। लेकिन उनके सवाल जब वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से फेलियर हो गए कि वो जो पूछ रहे हैं उनको पूरी तरीके से जवाब मिलते गए। रफाल को लेकर भी जिस तरीके का पूरा राष्ट्रीय मुद्दा, चोर चोर जिस तरीके, ये वो अपनी नीति पे, अपनी गलत बयानों पे, अपने गलत शब्दों से खुद फंसे। क्योंकि एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को चोर से संबोधित करना लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और रफाल का मुद्दा भी उनके लिए बल्कि ऑपोजिट चला गया। तो इसी तरीके से अगर विपक्ष अपने शब्दों को रखता है या अपने किसी मुद्दों को उठाता है तो कभी हम कोई किसी का गला नहीं दबा रहा है। जो भाई साहब बैठे हैं उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि पूरी देश सवाल किया जाता है और देश के प्रधान का मुंह नहीं खुलता है तो सवाल क्यों नहीं किया जाए? आपको जवाब देना होगा। आपको यदि चुन के सत्ता के शीर्ष पे बैठाया गया है तो आपको उस पर भी बोलना होगा। आप चुप्पी नहीं साध सकते हैं। आप भले हमें देशद्रोही कहते रहे। आप मुझे बताइए कि मॉब लिंचिंग पे देश में जो वातावरण बना के रखा गया है उस पर क्यों नहीं कुछ बोला? 2 लाइन कभी बोला देश के प्रधान ने? किसी तहरीर में आप बताइए कभी 2 लाइन कभी बोला हो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि देश में जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों का कत्लेआम हो रहा है, मार दिए जा रहे हैं लाठी से, एक लाइन बोला कभी स्टेटमेंट? आप बताइए मुझे। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? देश के बेरोजगारी पर बोला 1 लाइन उन्होंने? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आप मुझे बताइए। महंगाई पर बोला उन्होंने? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ये मुझे बताइए। आपने विपक्ष का कारण है शायद इसी वजह से है कि देश की जनता ने उनके इन जो सांप्रदायिक मैडम जो सरकारी मुद्दे हैं उस पर तो जुबान खोले वो खोलेंगे, 370 पर खोलेंगे, राष्ट्रवाद पे दूसरा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। इसी वजह से आज उनको पूरी तरीके से नकारा गया है। मुझे तो ऐसा लगता है ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के साथ में क्या हो रहा है, हिंदू को किस लिए आगे बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम को लेकर आपने देखा, अभी बताया गया कि जो 3 तलाक का, ट्रिपल तलाक का मुद्दा था वो किससे जुड़ा हुआ था। लेकिन जब कहीं कोई मर जाता है या कहीं कोई कुछ हो जाता है तो उसको हिंदू मोहतरमा अच्छे कार्यों का स्वागत यदि कोई कर रहा है तो जायज सी बात है। कहीं कोई आलोचना हो रही है तो उसे भी आप एक्सेप्ट कीजिए ना। आपने अच्छा काम किया, स्वागत है। 3 तलाक में हम स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर ऐसा होता तो शायद मुस्लिम बहनों के विषय में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा होता। और वही विपक्ष जो कि आप जो हिंदू मुस्लिम सारे मुद्दों को बनाता है वो वॉकआउट कर देता है, वो चला जाता है संसद को छोड़कर। वहीं अगर ये कहा जाता है कि एनआरसी में तमाम जितने भी दरअंदाज हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और ये हम 2024 तक करके रहेंगे, चाहे उस स्टेट में वहां पर लागू हो या ना हो, हर जगह हम यही देख रहे हैं। ये स्टेटमेंट आ रहा है देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश का गृह मंत्री स्पष्ट रूप से किसी स्टेज पे खड़ा होकर ये कहता हो कि बौद्ध, ईसाई, जैन यदि बाहर से आते हैं उनका स्वागत करेंगे और बाकी किसी को रहने का अधिकार नहीं है जो बाहर से आएंगे। सीधा स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि बाकी अल्पसंख्यकों को यहां जगह नहीं दी जाएगी। पहली बार ऐसा देश के इतिहास में हुआ कि गृह मंत्री ने इस तरह से कहा था। इस पे 2 लाइन बोलने के लिए नहीं प्रधानमंत्री नहीं बोलती है, कम से कम आश्वासन तो देते ना। मुझे कैसे आप थोड़ा सा मिसकोट हो गया है। गृह मंत्री ने यह कहा था कि शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क है। जो शरणार्थी हैं वो बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, उनको शरण दी जाएगी और जो घुसपैठिए हैं उनको किसी को रहने नहीं दिया जाएगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। घुसपैठ कोई भी हमारे घर में जबरदस्ती आता है उसको बाहर करना चाहिए और कोई हमारे घर में हमसे पूछ के आता है उसको घर में स्वागत करना चाहिए। इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मेरी समस्या बाहर है। अभी आप बात कर रहे थे आपत्ति नहीं है। आपत्ति आपको हमें पता है कि आपको तो आपत्ति समझ से बाहर रहेगी ही रहेगी, आपकी अपनी सोच है। मुसलमानों के अलावा जितने और तमाम लोग हैं वो तमाम तो दरअंदाज हो गए, घुसपैठी हो गए और उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो शरणार्थी हो गए। ये किस तरह से, मतलब ये कौन सा लॉजिक है? ये कैसे समझ नहीं पा रहे हैं जी? अब यही समझेंगे कैसे नहीं समझ पा रहे हैं कि ये शरणार्थी हैं और ये जो है वो घुसपैठी हैं। क्या मजहब के नाम पे डिक्लेयर हो जाएगा? आप मुझे बताइए, क्या उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया? अरे उन्हीं का नहीं लिया, बाकी सबका तो लिया। नहीं लिया ना, आप टेक्निकली नहीं लिया। नहीं, आप टेक्निकली आपने कैसे तय कर लिया कि जनता समझ रही है? अरे साहब भाषा समझ रहे हैं, कितने समझदार तो हैं ही देश के। हिंदू मुस्लिम को पार्ट करके अलग अलग कर देते हैं। देखिए दिक्कत क्या है, पार्टी ने नहीं कहा घुसपैठी और शरणार्थी दोनों के विषय में भाजपा या संघ नेता जब हिंदू मुसलमान के विषय में बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि इन्होंने इस विषय को उठाया और ना बोले तो बोलते वो बोलते नहीं। नहीं अनिल जी, आप मुझे बताइए कि अभी क्या मोहन भागवत ने ये नहीं कहा था कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है, उन्होंने ये कहा था कि ये हमारी तहजीब नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम हमेशा मिलजुल कर रहे हैं और ये हमारी तहजीब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उससे आगे उन्होंने एक मॉब लिंचिंग शब्द यहाँ से नहीं है तो क्या जो हो रहा है उसे भी हम इनकार कर दें? ये शब्द यहाँ का नहीं हो सकता है, घटनाएं तो हो रही है ना। मॉब लिंचिंग के खिलाफ उन्होंने बोला
तो आप कह रहे हैं कि नहीं बोलते। अरे साहब क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अरे बोला। साहब क्या बोला उन्होंने? प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, आप बताइए मुझे। उन्होंने कहा ना क्या कि कहा? गोरक्षा के नाम पे अगर कोई मॉब लिंचिंग करते तो अरे साहब वो तो बार बार बोलते हैं कि मेरी हत्या कर दो, मेरी जान ले लो, लेकिन किसी असहाय को अभी आप बोल रहे थे कि वो बोलते नहीं, अभी आप कह रहे हैं वो बार बार बोलते हैं। आप पहले तय कर लीजिए कि वो तय नहीं कर नहीं लीजिए। बोलते। जब बोलने की बात होती है तब नहीं बोलते हैं, और जब तब बोलते हैं जब चुनावी सभाओं की तो बात होती है। आप ये बता दीजिए उनको कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं जब घटनाएं हो, जब आवश्यकता हो देश में वार सबसे में मैं बोलना। आपको मॉब लिंचिंग से दिला दूं। माधवी जी एक मिनट, मैं आधा मिनट चाहता हूँ। सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग 1984 में हुई बस थी। यही जाएंगे, मुझे पता है ना। आप नहीं यही हुई थी गीत क्या? गाएंगे, आप यही गीत मैं गाएंगे। मैं आपको दूसरी घटना भी याद दिला रहा हूँ। 2 मिनट मुझे शांति यही जाएंगे, दीजिए। मुझे पता है। उसके बाद 2002 में गुजरात में हुई। जय श्री राम बुलवा के वहां मार दिया गया था। सुन तो लीजिए पूरी जय श्री बात। राम बुलवा के मार दिया गया था। आपको जवाब दे रहा हूँ तो सुन तो लीजिए। इसलिए मार दिया गया था, जय श्री राम नहीं बोले वो मेरे भाई। अरे साहब वही बात कर रहे हैं ना। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो फिर मैं बंद करता हूँ बोलना। बोलिए। 1984 में जो मॉब लिंचिंग हुई थी उसमें शासन प्रशासन का क्या रोल था बताइए एक बात। और 2002 में जो घटना हुई उसमें शासन प्रशासन ने क्या एक्शन लिया? अरे साहब दोनों में फर्क ही बता देते हैं कि दोनों वही मैं बता रहा हूं पार्टियों का तरीका क्या है। आपको वही बता रहा हूं कि उस समय एक घटना के विरुद्ध में आरोपियों को अब जेल में गए जब एनडीए सरकार आई है। और 2002 में सुन लीजिए ना, एक घटना 2002 के आरोपियों को गुजरात में भाजपा सरकार के रहते हुए जेल जाना पड़ा। दोनों बातों में फर्क आपको समझ में नहीं आ रहा? साहब वही तो हम कह रहे हैं कि वो एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुई थी जो 84 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अच्छा वो मॉब लिंचिंग नहीं थी, वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। अरे साहब 2002 में मॉब लिंचिंग थी। क्या बात कर रहे हैं? हत्या हुई थी। मुझे बात बताइए आप, मुझे बताइए कि 2002 में जो घटना हुई थी वो मॉब लिंचिंग थी और 1984 में क्रिया की प्रतिक्रिया थी। आपका तो मापने का अंदाज ही अलग है। और संजीव जी इसी चीज का ये जो आप लोगों का आकलन है इसको जनता अच्छी तरीके से आकलन करेगी। मैंने तो दूसरा भी दोनों ही गलत थे। मैंने सिर्फ शासन प्रशासन का 1984 में जो हुआ हमें पता है कि यही मुफीद है, यही मुद्दा मुफीद है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यही मुद्दा मुफीद है और इसी पे चर्चा करते दोनों ही मॉब लिंचिंग के मामलों में यही चर्चा अपनाया। भारतीय जनता पार्टी के लिए यही चर्चा मुफीद है, यही फायदेमंद है। आप ये समझाना चाहता हूँ कि दोनों ही मुद्दों पे सरकार का रोल क्या था। अनिल जी और संजीव जी, देखिए बहुत अजीब सी बात हो जाएगी कि जिस चीज को हम यहाँ बैठकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वही बात स्टूडियो में भी हो रही है। बात हम क्यों ये नहीं करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में बार बार किसान जो हैं वो पैदल चलकर, वो कभी दिल्ली आए, कभी वो महाराष्ट्र आए, उन्होंने अपनी बातों को रखा लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। अगर आप ये लेके लगातार सूखे की वजह से कर्ज के बोझ तले अगर किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, पीएमसी का यहाँ पर मामला सामने आया, लोगों की अगर नौकरियां जा रही हैं, जीडीपी का हाल अगर बुरा हो गया है, तो इस पर सवाल उठना वाजिब है। या आप ये चाहते हैं कि इस पर कोई सवाल ना उठाया जाए, कोई इस पर बात ना की जाए क्योंकि सरकार ने 370 और 35 से हटा दिया है? देश के किसान और देश के नौजवान तो वो असहाय हैं कि बार बार उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। हर इलेक्शन में आप देखेंगे कि बेरोजगारों जो नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा और किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर की जाएगी। क्या होता चला आया है आप भी देख रही हैं। महाराष्ट्र में अभी मैंने जिक्र किया कि 12,000 से ज्यादा किसान वहां आत्महत्या कर लिए। क्या हो रहा है वो लोगों के सामने है। चलिए ठीक है, मेरा मानना है, माफ कीजिएगा, सबको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का स्टूडियो में आने के लिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि 21 तारीख को लोग आखिर किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। क्या वो पाकिस्तान 370 और 35 से के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं या उन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं जो वाकई में सीधे तौर पर उनको इफेक्ट करते हैं। और रिजल्ट 24 तारीख को सबको पता चल जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की इस बहस में बस इतना ही।